नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। एक ऐसा शो जो आपको सक्षम बनाता है आपके हर आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने के लिहाज से। समय बदल रहा है, उसी तरह से हम देख रहे हैं लोगों की निवेश करने की आदतें भी बदल रही हैं और साथ ही निवेश को लेकर उनकी समझ भी बदल रही है। जिस तरह से बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल है, विदेशी बाजारों से जिस तरह के ट्रिगर्स मिल रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में आपको क्या बदलाव लाने चाहिए, किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को इस उतार चढ़ाव का सामना कर पाने के काबिल आपको बनाना चाहिए, इसी पर विस्तार से आज होगी बात। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अब मेंटल हेल्थ से जुड़ी बीमारियों को लेकर कवर करना होगा अनिवार्य। जानिए कैसे सुनिश्चित करें कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में है ये कवर। फेड के ब्याज दरें बढ़ाने के बाद क्या रहेगा आरबीआई का रुख? भारत में महंगाई बढ़ने के आसार, कैसे निपटेगा आरबीआई? निवेशकों की क्या हो डेट में रणनीति? जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। कैसे टैक्स सेविंग को अपने फाइनेंशियल प्लान का हिस्सा बनाएं? जानेंगे आज इसके नुस्खे। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आप कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल को आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमसे जान सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आपको हमसे अपने सवाल पूछने हैं। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के हर पहलू पर हम देंगे आपको सही सलाह। चलिए, तो टैक्स सेविंग निवेश करने को लेकर कई निवेशक, कई लोग काफी उत्सुक तो रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि उसे अपने आर्थिक लक्ष्य से कैसे बांधना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। समझाने के लिए हमारे साथ ईटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी जुड़ गए हैं। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। टैक्स सेविंग निवेश और उसमें जो बड़ी गलती निवेशक करते हैं उनमें से कैसे बचना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या आप हमेशा से अपने निजी निवेश में ये फर्क जानते थे कि कौन सा टैक्स सेविंग निवेश है और कौन सा आपके फाइनेंशियल गोल्स का निवेश है? क्या ये डिफरेंशिएशन आपको पहले से पता था? हाय कविता। अगर मैं सच बोलूं तो ऑफ कोर्स इन द बिगिनिंग ऑफ माय करियर ये क्लियर नहीं था, बट जो भी इन्वेस्टर होते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस कर करके सीखते हैं। तो मैं कहूँगा कि मेरा पहला साल छोड़ के जो कि मेरा अर्निंग इनकम का पहला साल था 2005 में, आई गेस, उसके बाद से हर बार मेरे को क्लैरिटी रही है। लेकिन पहले साल में जल्दबाजी में काफी मिस्टेक मैंने भी करी थी, जो बहुत लोग शायद अभी भी करते हैं मार्केट में। इन्हीं गलतियों से कैसे आपको बचना चाहिए और कैसे सही राह लेनी चाहिए, यही हमारा समझाने का काम है। तो आज हम बात करने वाले हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की, और वो कौन सी ऐसी आम गलतियां हैं जो निवेशक कर बैठते हैं जब वो अपनी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं। सबसे पहले, क्या कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को क्या प्लान करता है? ईटी मनी जैसे प्लेटफॉर्म पर जो आप चलाते हैं, टैक्स सेविंग को लेकर लोगों की कोई स्ट्रैटेजी की सोच आपको समझ में आती है? कविता, एक्चुअली अगर आप कोई मार्केट में देखेंगे या ईटी मनी ऐप के यूजर बेस में देखेंगे तो हर जगह आपको हर तरीके के इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल्स मिलते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि हर इन्वेस्टर मिस्टेक करता है, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट या टैक्स सेविंग एक हर साल का एक नियम है या हर साल का एक काम है जो करना बहुत जरूरी है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 3-4 साल के बाद बहुत लोग उसको ऑटोमेट कर लेते हैं। तो मैं कहूँगा कि पहले 3-4 साल शायद लोग मिस्टेक करते हैं, बहुत लोग सीख जाते हैं, उसको ऑटोमेट कर देते हैं, और ऑटोमेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी होती है, और कभी कभी आप कोई ऐसी कोई मिस्टेक्स होती है उनको दोहराते भी जाते हैं। तो हम हर तरीके की बात करेंगे, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि हर तरीके का इन्वेस्टर मार्केट में है,
और मैं नहीं कहूंगा कि सब लोग मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ ही लोग मिस्टेक कर रहे हैं, हम उनकी करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं संतोष, और हम दरअसल जब भी शो करते हैं तो हम बहुत सारे निवेश विकल्पों की बात करते हैं संतोष। अब ऐसे में टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या अलग होते हैं? सो कविता, एक समझना इम्पोर्टेंस ये है कि इनको बोलते हैं टैक्स सेविंग अवेन्यूज और टैक्स सेविंग एरियाज। हर बार उसको प्रोडक्ट तरीके से बोलते हैं तो एक निवेशक के दिमाग में इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस जैसी चीजें आती हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी क्लासिफिकेशन देके रखी है जिसमें शायद आपके निजी खर्चे या कोई अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर भी टैक्स सेविंग के लिए एलिजिबल होता है। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं होती हैं चीजें, और इसलिए शायद उनके वो खर्चे होते भी हैं और उन पे वो टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के या पीपीएफ या एनएससी और एलसी ट्रेडिशनल एरियाज में ही अपना पूरा पैसा लगा देते हैं। तो हर आदमी को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात यह है। और अगर आप ये समझेंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और उसके लिए प्लानिंग की जरूरत फॉर श्योर है। तो आप प्लानिंग करेंगे तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेटर कर सकते हैं, अपनी टैक्स विंग को मोर एफिशिएंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं इसको इन्वेस्टमेंट तरीके से देखा जाए। तो अगर हम गलतियों की बात करते हैं जो लोग अक्सर अपनी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करते वक्त करते हैं, तो क्या पहली गलती यही होगी कि आप टैक्स सेविंग को केवल टैक्स सेविंग के तौर पे देखें और अपने फाइनेंशियल गोल की तरह या गोल की प्लानिंग में उसको शामिल ना करें? आई वुड से यस कविता, मैं शायद इसको सबसे बड़ी मिस्टेक नहीं कहूंगा, लेकिन यस ये मिस्टेक होती है। आप टैक्स सेविंग को एक काम या एक न्यूसेंस जो आपको आता है हमेशा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, डिपेंडिंग आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं या एक प्रोफेशनल है या एक बिजनेसमैन है, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हर आदमी एक अलग टाइम पे अपनी टैक्स सेविंग की इन्वेस्टमेंट या टैक्स सेविंग की प्लानिंग शुरू करता है। सैलरीड एम्प्लॉय टिपिकली नवंबर, दिसंबर, जनवरी में एक एचआर या उनके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से उनको ईमेल आएगा या उनको अनाउंसमेंट आएगी कि उनको टैक्स सेविंग प्रूफ सबमिट करने हैं। और उस टाइम पे बहुत लोग जो अनप्लान्ड रहते हैं वो जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेते हैं। टिपिकली होता है कि वो अपने कोलीग से पूछेंगे कि तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है, और जो उन लोगों ने किया है वो भी वो फॉलो कर लेंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उनकी टैक्स सेविंग शायद बेहतर हो सकती थी उनसे, और या फिर अलग हो सकती थी। तो एक मिस्टेक ये होती है कि देर से आप करते हैं तो आप बिना प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि हर आदमी ऐसी चीजों में जाता है जहां पे शायद एक क्विक एक सेफ्टी का चीज दिखती है या फिर रिटर्न का पोटेंशियल। तो आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, आपको ये समझना है कि वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है, और आप अगर वो रोल को अंडरस्टैंड करेंगे तो शायद आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो गलतियों की सूची है जो आप लेकर आए हैं हमारे लिए संतोष, उसमें दूसरी गलती क्या हो सकती है जो लोग अक्सर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को प्लान करते वक्त करते हैं? सो कविता, सबसे पहले सबसे बड़ी मिस्टेक प्लान करते ये होती है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट्स खरीदने के एक हैबिट में होते हैं। आपको पहले समझना है कि आपके पास आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। बहुत बार बहुत लोग जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल या कोई भी कोर्सेज करते हैं, तो कभी कभी या बहुत बार डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली सिचुएशन लोग लोन लेते हैं एजुकेशन का। तो एजुकेशन लोन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो अप टू 40,000 रुपीज एक्चुअली टैक्स एग्जेम्पशन के लिए क्वालिफाई होती है। तो बहुत लोगों के पास ये एक इमीडिएट तरीका होता है टैक्स बचाने का। कुछ सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, उनको ईपीएफ होता है। तो आपको समझना है कि विदाउट डूइंग एनीथिंग न्यू, कुछ नया नहीं करके भी आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन लोन, थ्रू आपका हाउस रेंट, थ्रू ईपीएफ दैट आपकी कंपनी डिडक्ट करेगी। तो ये तीनों चीजें बहुत लोगों के पास ऑलरेडी होती हैं, और शायद आपकी फैमिली पहले से ही आपके लिए पीपीएफ अकाउंट खोल के बैठी हुई है, तो आप उसमें पीपीएफ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं आपको नया प्रोडक्ट ऐड करना है। सबसे पहले समझिए कि आपकी सिचुएशन क्या है, और दूसरी बात जब आप सिचुएशन समझ लेंगे तो आप समझिए कि हर प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है।
कोई चीज इंश्योरेंस है, कोई चीज सेविंग्स है, कोई चीज लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए है। तो हर प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से बनाया गया है, हर चीज में अलग अलग लॉक इन है, अलग रिटर्न पोटेंशियल है, अलग रिस्क है। तो आप ये चीज समझेंगे तो आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। बहुत लोग ये चीज नहीं समझते या मिस्टेक कर बैठते हैं। विदाउट evaluating the products deeply, they end up buying products. तो यहाँ पर एक तो अपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को अपने आर्थिक लक्ष्य में शामिल ना करना, और तमाम प्रोडक्ट्स को जो भी आप निवेश कर रहे हैं उनको इवैल्यूएट नहीं करना, ये गलती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना अपनी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के लिए मार्च तक रुके रहते हैं, एकदम लास्ट डे तक रुके रहते हैं, और ऐसे में होता यह है कि वो जल्दबाजी में गलत प्रोडक्ट में अपने पैसे फंसा लेते हैं, और उसके बाद शायद उसको 5-6 साल बाद जब रिव्यू करते होंगे तो पता चलता होगा कि ये तो घाटा हो गया है। क्यों लास्ट मिनट तक नहीं रुकना चाहिए? ये तभी भी अवॉइड किया जा सकता है अगर आप अपनी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को अपने गोल्स में शामिल करें। कैसे इंटरलिंक्ड है ये सब, संतोष? तो कविता, अगर आप कोई भी फाइनेंशियल ईयर का डेटा निकालेंगे, टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स के सेल को एनालाइज करेंगे, तो आप देखेंगे दिसंबर जनवरी में एक तेजी आती है। बहुत लोग प्रेशर में आके सैलरीड इंडिविजुअल खास करके दिसंबर जनवरी में बहुत सारे टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर रोल इन फाइनेंशियल लाइफ, और फिर मार्च में खरीदते हैं। फरवरी में भी लल पीरियड होता है और मार्च में बहुत बिजनेसमैन खरीदते हैं क्योंकि उन लोगों के पास कोई एचआर या कंपनी का प्रेशर नहीं होता। तो आप इसको प्लानिंग करेंगे तो आप बहुत सही तरीके से इनको फाइनेंशियल गोल से लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर इंडिविजुअल के पास एक खुद का हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। चाहे आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपको कंपनी से एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, या फिर आप एक बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, आपको भी हेल्थ इंश्योरेंस जरूरत लगेगी। ये प्रोडक्ट ऐसा है जो इंडिया में हर इंडिविजुअल के पास होना चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये एक एक्सपेंस आइटम है। ये एक्चुअली सेक्शन 80C के ऊपर अलग से छूट दी गई है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, जिसमें आप एक्चुअली एक प्लान कर सकते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी आपकी लाइफ में आएगी तो आपके फाइनेंसेस को चोट नहीं पहुंचेगी, फाइनेंशियल आपकी सेविंग्स को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आप अगर ढंग से प्लानिंग करेंगे तो अब शायद आप मार्च में एक दिन में हेल्थ इंश्योरेंस खरीद नहीं सकते, बिकॉज बहुत बार उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन भी होती है। तो आपको प्लानिंग करेंगे तो आप ऐसा प्रोडक्ट खरीदेंगे जो आपकी लाइफ में एक रोल प्ले करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस। सेकंड होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जो कि बहुत सारी जिम्मेदारी वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनकी एक डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं या कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स हैं, जाकि फैमिली का रिटायरमेंट या फैमिली के अपने बच्चों में एजुकेशन, या फिर एक ड्रीम होम, अगर आपके खुद का घर नहीं है, तो अगर आप नहीं है तो आपकी फैमिली एक घर खरीद पाए, तो आप ये चीज कर सकते हैं। एक टर्म इंश्योरेंस खरीद के आप वो भी चीज प्लानिंग कर सकते हैं अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो। तीसरी चीज है वेल्थ क्रिएशन। मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए, लेकिन आप देखेंगे तो ELSS, जो कि म्यूचुअल फंड्स में एक कैटेगरी है खास टैक्स सेविंग के लिए, तो आप वो चीज लेंगे जो आपको वेल्थ क्रिएशन भी करे, कम लॉक इन भी रहे और टैक्स एफिशिएंट भी हो। तो ये चीज अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपकी फाइनेंशियल लाइफ से मिसिंग है, क्या रोल आप उस प्रोडक्ट से प्ले करवा सकते हैं, और कैसे वो आपको टैक्स सेविंग में भी हेल्प करेगा। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अगर इस पे ध्यान देंगे तो आप एक्चुअली अपनी टैक्स सेविंग को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल लाइफ दोनों को एक साथ जीत सकते हैं। जिक्र किया है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है कि ये समझाया जाए निवेशकों को कि इंश्योरेंस में निवेश नहीं करना है, और टैक्स सेविंग के लिए ऐसे ही सही, लेकिन आप अगर सही तरीके का लाइफ इंश्योरेंस खरीदें तो ये आपके लिए एक रिस्क कवर के तौर पर भी काम कर सकता है। क्या ये गलती हो सकती है? बहुत बार कविता, एक्चुअली अगर आप इंडिया में शेयर ऑफ पॉलिसीज देखेंगे, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और कंपेयर टू दैट इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड जो पॉलिसीज होती हैं, एंडोमेंट, यूलिप, मनी बैक, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक्चुअली इंडिविजुअल्स बिना सोचे समझे एक और पॉलिसी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहते हैं, और एक्चुअली उसमें देखते नहीं है कि उसका जो नेट आपको जो IRR हो रहा है, जो आपको रिटर्न मिल रहा है, वो शायद एक PPF या बैंक डिपॉजिट से भी काफी कम है। मोस्ट ट्रेडिशनल पॉलिसीज एक्चुअली आपका जो रिटर्न देती हैं एनुअलाइज्ड, वो 4.5 से लेके 6.5% तक होता है। भले ही वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन वो 4.5 और 6.5% के आसपास होता है,
और आप अगर जब 20 साल तक एक एंडोमेंट पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, तो उसमें आपको ना कोई इंपॉर्टेंट या बड़ा टर्म कवर मिल रहा होता है, ना ही आपको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है। तो ये वेल्थ डिस्ट्रॉइंग पॉलिसीज होती हैं इन आवर ओपिनियन एज ईटी मनी, और इनको बिल्कुल भी क्लब करके मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि बहुत रिस्क एवर्स हैं, तो आप पीपीएफ में अपना टैक्स मैक्सिमाइज करिए। वैसे भी सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक ही आपको टैक्स छूट मिलती है, आप उसके ऊपर से टैक्स छूट नहीं करवा सकते। तो मैं कहूंगा कि अगर आपको एक प्योर इंश्योरेंस खरीदने की जरूरत नहीं है, या आप एक बिलीफ नहीं रखते कि आपको टर्म कवर खरीदना चाहिए, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पीपीएफ में लें रादर देन एक्चुअली बाइंग अ टर्म एंडोमेंट पॉलिसी और ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी, और अपना वेल्थ डिस्ट्रॉय मत करिए। तो लोग करते हैं क्योंकि लोगों के पास बहुत समझ नहीं होती है निवेश को लेकर, टैक्स सेविंग को लेकर, तो उनको लगता है कि जो वो निवेश कर रहे हैं अपनी कमाई के अलावा अगर कहीं पर अपने पैसों को बचाने का या इकट्ठा होने का अवसर दे रहे हैं तो वो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है। तो ये सोच कितनी गलत है कि केवल टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ही पर्याप्त निवेश है आपके लिए? कविता, एक्चुअली बहुत बार क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट्स या कोई इंडिविजुअल प्रिपेयर्ड नहीं होता एक लॉक इन के लिए, लेकिन जस्ट बिकॉज एक इंडिया में बिलीफ है कि मुझे अपना टैक्स बचाना है, मुझे टैक्स पे नहीं करना है गवर्नमेंट को अननेसेसरली, तो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट को करना या अपने पैसे को लॉक इन करना, वो भी कर बैठते हैं और एक्चुअली अपनी फाइनेंशियल लिक्विडिटी को कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं। सो अगर आप सोचेंगे एक कोई इंडिविजुअल जो अपने करियर में अर्ली जर्नी में है और उसकी इनकम शायद उतनी ज़्यादा नहीं हो, और टैक्स उसका सालाना टैक्स हार्डली 5 to 15 20,000 रुपीज़ है, आप उस टैक्स को बचाने के लिए अपना काफी लंबा इन्वेस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज करेंगे बाय पुटिंग इन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप 20% के टैक्स में बिलोंग करते हैं और आपका टैक्स बिल अराउंड 20 से 25,000 रुपए है, तो आपको एक्चुअली 60,000 या 50,000 के आसपास अपना पैसा लॉक इन करना पड़ेगा। अगर आप पीपीएफ में कर रहे हैं तो 15 साल, अगर आप एक यूलिप पॉलिसी में कर रहे हैं तो 5 साल, और आप अगर ईएलएसएस में कर रहे हैं तो 3 साल। अभी आपको ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या आप टैक्स पे करके एक बेटर ऑफ फाइनेंशियल लाइफ में है, कि आप उस टैक्स को बचाने के लिए अपनी बहुत बड़ी पूंजी लॉक इन करके बैठे हुए हैं और अपनी फाइनेंशियल लाइफ कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हुए हैं। तो ये एक जरूरी नहीं है कि आपको टैक्स बचाना है, ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है इन माय ओपिनियन, एवरीबडी शुड नो, एंड उसके हिसाब से ही आपको प्लानिंग करनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो ज़रूरी बातें जो आपको समझनी है आपकी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिहाज से। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, आपने समय निकाला इस खास पेशकश में आज आपने शिरकत की। थैंक यू कविता।